हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, क्या अगली विकेट धर्मेंद्र प्रधान के बाद नितिन गडकरी की गिरने वाली है? क्या इस सरकार से जो अगले बड़े मंत्री हैं, जिन्हें हम कैबिनेट से बाहर जाता हुआ देखेंगे, क्या वो नितिन गडकरी जी होंगे? आज इसी विषय पे मैं चर्चा करने आया हूं। दोस्तों, साथ ही आपको यह बताना चाहूं कि कमाल हो गया, कमाल हो गया। जितने लोगों ने मुझे फोन किया कि भाई आपको कैसे पता चला था कि शुगर के स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं, और आपने कैसे पेड वीडियो में इस बात का उल्लेख किया। मैंने मई में बनाया था पेड वीडियो, तब भी कहा था, जुलाई में बनाया था, उसमें भी कहा था जिन जिन लोगों ने पेड वीडियो खरीदा उनको उसका अवश्य फायदा मिला होगा, अगर लिया होगा उन्होंने तो। मैंने तो खरीदा था, जो मैं खरीदता हूं वही अपने पेड वीडियो में बताता हूं। और इतने लोगों के फोन आए तो मैंने सोचा कि शुरुआत उसी से करता हूं। गडकरी के विषय पे बाद में आऊंगा, गडकरी साहब के ऊपर में बाद में बात करेंगे। पहले जरा शुगर पे आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। दोस्तों, मुझे इसलिए पता चल गया था, अंदेशा था, क्योंकि सबकी आंखों के सामने था, वो अखबारों में छप रहा था। मई के महीने में जैसे ही भारत सरकार ने एक्सपोर्ट पर शुगर के बैन लगाया, तो आप ये समझिए कि कान खड़े हो गए थे। ये वही सरकार है जिसने पहले एक्सपोर्ट करने पे इजाजत दी थी 2025 में। तो दोस्तों, कोई भी याद रखिए बात, हमेशा न्यूज पढ़ते वक्त, न्यूज को पढ़ना नहीं है, उससे ग्रास्प करना है, चीजों को चुन के निकालना है अपने समझ के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। कोई भी सरकार मतलब भारत की कोई भी सरकार किसी भी पदार्थ के एक्सपोर्ट पे बैन तभी लगाती है जब उसको आगे आने वाले दिनों में कहीं प्रॉब्लम नजर आता है। दोस्तों, हमारे देश में विदेशी मुद्रा की, डॉलर की भयानक कमी है। हम पूंजी स्कार्स कंट्री है, कैपिटल स्कार्स कंट्री है। तो हम एक्सपोर्ट करके ज्यादा से ज्यादा माल बनाना चाहते हैं, डॉलर कमाना चाहते हैं। यदि सरकार डॉलर कमाने के रास्तों में खुद ही बाधाएं, खुद ही अवरोध खड़ा करे, तो इसका मतलब समझ जाइए कि कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो पहली तो चीज ये हुई, और ये न्यूज सभी ने पढ़ी होगी, वो न्यूज़पेपर में थी, मीडिया में थी, गूगल पे थी, हर जगह थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम रॉकेट साइंस जो है वो मुझे नजर आया। दूसरा दोस्तों, अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें जर्नलिस्ट वाला दिमाग जो है वो लगा है। जिस तरीके से पिछले 3-4 महीने में E20 को लेकर देश में भयानक संग्राम सा छिड़ गया था, जिस तरीके से लोगों के अंदर में बहुत ज्यादा क्रोध नजर आ रहा था, जिस तरीके से मध्यम वर्ग परिवार के लोग YouTube पे आके अलग अलग चैनलों को जो है इंटरव्यूज दे रहे थे, और जिसके बाद गोदी मीडिया जो है उसको भी मजबूर होके इस विषय पे जो है काफी सारे डिबेट्स कराने पड़ गए। इसका मतलब ये सारे जो क्रम देखें, क्रोनोलॉजी को आप देखें, तो आपको समझ में आएगा कि भैया शुगर केन का डाइवर्जन इथेनॉल के लिए हो रहा है, और इथेनॉल में अगर शुगर केन जा रहा है तो जाहिर सी बात है शुगर में कहीं ना कहीं, शुगर बनाने में उसका इंपैक्ट पड़ेगा। दोस्तों, एक एनालिस्ट की भी तरह सोचिए, कुछ नंबर, कुछ आंकड़े आपको जानना जरूरी है। जैसे भारत हर साल 30 से 32 मिलियन टन के बीच में शुगर कंज्यूम करता है। वर्ल्ड में शुगर कंजम्पशन, एनुअल शुगर कंजम्पशन जो है वो 180 मिलियन टन है, जिसमें लगभग 30 से 32 मिलियन टन भारत में कंज्यूम होता है। तो 180 का 30 हुआ 1/6, मतलब लगभग 16.5% जो है वो भारत में शुगर का कंजम्पशन होता है। बहुत सारे आप मीडिया के महारथी देखेंगे जो बोलेंगे भारत में सबसे ज्यादा चीनी का कंजम्पशन होता है। अरे मूर्खानंद लोगों, भारत की पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 16 से 17% है। तो जितनी पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन में भारत की पॉपुलेशन की भागीदारी है, उतना ही चीनी का कंजम्पशन है। तो हम कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चीनी कंज्यूम करते हैं। 180 मिलियन टन वर्ल्ड का कंजम्पशन है, उसमें 30 से 32 मिलियन टन भारत का कंजम्पशन है, जो कि ग्लोबल पॉपुलेशन में हमारी पॉपुलेशन के अनुपात के हिसाब से ठीक ही है। तो थोड़ा सा जर्नलिस्ट के साथ में एनालिस्ट बेंट ऑफ माइंड भी होना चाहिए। जो भी पत्रकार बोलते हैं उसको फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 99% पत्रकार मूर्खानंद भरे हुए हैं इस देश में। बड़े बड़े तोपची तुर्रम खान जो नाम है, मैं सबके साथ काम किया हूं, अधिकतर लोगों को मैं जानता हूं, और मुझे मालूम है वो कितने पानी में। तो एक चीज तो ये हुई, जितना जैसे शुगर केन डाइवर्ट हो रहा था शुगर के लिए, एक और आंकड़ा आप समझ लीजिए। देखिए, यील्ड जो रहती है, शुगर यील्ड, यानी 1 टन गन्ना अगर आप लेते हो
तो उससे कितना शुगर बनता है। तो मोटा मोटी यदि 1 टन गन्ना आप लेते हो तो यील्ड जो है शुगर की वो 10 से 12% की रहती है, यानी 100 से 120 केजी के आसपास शुगर यानी चीनी निकलता है 1000 केजी यदि गन्ने को हमने क्रश किया तो निकाला तो यील्ड 10 से 12% हुई। भारत में यील्ड 10 से 11% है, यानी कि अगर आपने 1000 केजी गन्ना लिया तो 100 या 110 केजी शुगर निकलता है। यही ब्राजील में 100 ब्राजील में यील्ड जो है 1314% है, यानी 1000 किलो गन्ना क्रश करने पे 130 से 140 केजी शक्कर निकलता है। इसीलिए दोस्तों यदि शुगर के प्राइसेस को आपको ध्यान से वर्ल्ड ओवर ट्रैक करना है तो आपको देखना होगा कि गन्ने का प्रोडक्शन कैसा हो रहा है ब्राजील में, क्योंकि ब्राजील के जो है गन्ने का जो प्रोडक्शन है और ब्राजील में जो शुगर केन प्रोडक्शन है वो बहुत मायने, सॉरी शुगर प्रोडक्शन जो है वो बहुत मायने रखता है इंटरनेशनल मार्केट के लिए। तो आपको मैं सोचना समझना सिखा रहा हूं, ये मैं नोट कर लीजिए, ये कोई यूट्यूब पे आपको ये सारी बातें नहीं बताएगा, कैसे सोचना है, कैसे देखना है चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में, सिर्फ न्यूज को पढ़ के या न्यूज सुन के छोड़ नहीं देना। तो आपको ग्लोबल प्राइस से डोमेस्टिक प्राइस कंपेयर करने की जरूरत है, ग्लोबल कंजम्पशन से इंडियन कंजम्पशन कंज्यूम करने की जरूरत है, और आपको यह समझने की जरूरत है कि भारत में यील्ड जो है वो कम है शुगर केन का बनिस्पत ब्राजील के या दूसरे राष्ट्रों के। तो इतनी बात आप लोग के समझ में आ गई होगी। तीसरी चीज जो मैं आपको बोल रहा था कि जो बहुत ज्यादा आक्रोश में मध्यम वर्ग में देख रहा था दोस्तों, सेम यही चीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुई थी। यदि आप लोग पढ़ते लिखते होगे या आप लोग पढ़ने लिखने का शौक रखते होगे तो इस पे काफी बेहतरीन किताबें लिखी गई हैं। एक रॉबर्ट ब्राइस करके ऑथर हैं, इन्होंने 2006 में किताब लिखी थी गशर ऑफ लाइज, और गशर ऑफ लाइज में उन्होंने यही बताया था कि वहां उसमें शुगर की बात नहीं की थी, कॉर्न की बात की थी। अमेरिका में मक्का बहुत होता है, तो जॉर्ज बुश की जो सरकार थी वो किस तरीके से मक्के के उत्पादन और मक्के के उत्पादन से इथेनॉल के कन्वर्जन में सब्सिडीज दे रही थी, इसके खिलाफ में लिखा था कि कैसे ये मार्केट को डिस्टॉर्ट कर रहा है। मेरे लाइब्रेरी में किताब है, वो ढूंढना पड़ेगा, 1000 के ऊपर किताबें, तो बहुत टाइम लगता है ढूंढ के निकालने में, बट ये बहुत पुरानी किताब है, बहुत पहले मैंने पढ़ा था। गशर ऑफ लाइज जो है ये बताती थी कि अमेरिका में किस तरीके से डिस्टॉर्शन हो रहा है और किस तरीके से मक्के के प्राइसेस बढ़े थे। तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस ऑफ माइंड में मेरे वो चीज घूम रही थी। ऐसे ही एक और किताब है, ये मैंने पढ़ी नहीं है, माइकल पोलन की है, द ओमनिवोर डायलेमा। ये एक एनालिस्ट ने मेरे को बताई थी, शुगर कमोडिटी एनालिस्ट है बेसिकली, उन्होंने बताई थी 2006 में ये किताब लिखी गई थी। इस किताब में इन्होंने बात किया था कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल कॉर्न कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जैसे इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉम्प्लेक्स की बात है, आइजनहोवर ने बात की थी, याद कीजिए, कौन सा अमेरिकन राष्ट्रपति था जिसने अपने विदाई वाले फेयरवेल समारोह में अमेरिका को सचेत किया था कि इस देश को बचने की जरूरत है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से। dwight आइजनहावर जो 1951 से लेके 59 तक अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, और उसके बाद में जॉन एफ कैनेडी आए और हमने देखा किस तरीके से वियतनाम में वॉर शुरू हुआ, कैसे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने वाकई में अमेरिका में कैप्चर कर लिया। दोस्तों मैं ये साइड बाय साइड टिट बाय टिट आपको बताते रहता हूं आपका जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए। ये सब कहीं खोपड़ी में मेरे यहाँ दिमाग में है, मैं क्या बोलने वाला हूं 10 सेकंड बाद मुझे भी नहीं मालूम रहता, इसलिए ये मेरे को एकदम से सबकॉन्शियस में रिकॉल हुआ तो मैंने आपको बताया। तो जैसे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप के शासन में बात की जा रही है टेक्नोलॉजी टेक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की, कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे गूगल, मेटा, है ना, ट्विटर, ये सब किस तरीके से अमेरिका पे काबू कर रही है, कब्जा कर रही है, और किस तरीके से ये लोग जो है अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी जार जो है, और इन पे कहीं ना कहीं निगरानी रखने की जरूरत है, जो अभी ये चर्चा चल रही है। ऐसे ही जॉर्ज बुश के टाइम में 2003 से लेके 2009 के बीच में, 8 के बीच में बहुत ज्यादा बात चली थी कि ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा बेवकूफी भरी कवायद हो रही है कि मक्के से इथेनॉल बनाया जा रहा है और इथेनॉल को पेट्रोल के साथ में मिक्स किया जा रहा है।
दोस्तों अब ये बेवकूफी की कवायद क्यों है, ये इस किताब में ओमनिवोर डिलेमा में और जो पहले मैंने गशर ऑफ फ्लाइज बताया उसमें खुल के समझाया गया था कि जो इथेनॉल डलता है पेट्रोल में उसके बाद में पर लीटर ज्यादा कंजम्पशन लगता है, गाड़ी चलने में माइलेज जो है वो कम रहता है, लीटर ज्यादा लगता है। तो जो हमको लग रहा है कि भाई पेट्रोल में पैसे बचा रहे हैं, वैसा है नहीं। ऊपर से एक गैसोलीन 1 लीटर जितना एनर्जी कन्वर्ट करता है, जितना प्रोड्यूस करता है, उससे काफी कम जो है वो प्रोडक्शन होता है इथेनॉल वाले पेट्रोल से। तो आप पोल्यूट भी ज्यादा कर रहे हो, पोल्यूशन भी ज्यादा हो रहा है एटमॉस्फेयर में। साथ ही गन्ना हो कि मक्का हो, ये पानी बहुत खींचता है। तो अगर गन्ने की खेती बढ़ रही है या मक्के की खेती बढ़ रही है तो ये स्वाभाविक है दोस्तों कि देश में पानी की कमी होगी। बहुत सारी चीजें थी, मुझे साफ नजर आ रहा था कि अल नीनो है, अल नीनो का इफेक्ट पड़ने वाला है। भारत सरकार आनंद फानन में जो है वो बढ़ा रही है, एक्सपोर्ट पे बाधा लगा रही है, बोल रही कि एक्सपोर्ट नहीं करना है। ये सारी चीजें कुल मिला के जो है इस चीज ने इंगित किया कि आने वाले दिनों में शुगर के प्राइसेस बढ़ेंगे। मैंने 4-5 दिन पहले वीडियो में बताया था कि कैसे एक्स गेट प्राइस, फैक्ट्री प्राइस जो है ये महाराष्ट्र में 58-59 क्रॉस कर गया। इसमें डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर और ये सारे के मार्जिन लगा दे तो ये 65-70 रुपए केजी शक्कर चला गया। तो अब ये 11-12 मिनट के बातचीत में आपको मोटा मोटी मैंने समझाने का प्रयास किया कि कभी भी कोई न्यूज पढ़ो तो उसको कैसे एक एनालिस्ट की तरफ देखना है, समझना है और उसके हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट के जो है वो तरीके ढूंढने हैं। दोस्तों ऐसे ही एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का मेरे दिमाग में थीसिस आया है, मैंने शुरू भी कर दिया है और उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो 6 सितंबर को बनाने वाला हूं। आप में से यदि कोई भी वो वीडियो पेड वीडियो देखना चाहता है, उसकी फीस 1500 रुपए है, तो आप मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हो। एक खुशखबरी भी देना चाहूंगा कि इस चैनल के सब्सक्राइबर दोस्तों 13,000 क्रॉस कर गए हैं और एक भी सब्सक्राइबर पैसे देके मैंने लिया नहीं है, अपने आप ये सब्सक्राइबर जुड़े हैं। 13,000 सब्सक्राइबर्स में से लगभग 1,500 सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं या उससे ज्यादा हैं जिन्होंने पैसे देके पेड वीडियोस मेरे से लिया है और बहुतों के फोन आए, उनको बहुत फायदा हुआ। आप सोच भी नहीं सकते इतना फायदा हुआ। एक साहब ने तो कहा कि रन अर्जेंटन रन वाला जो मैंने वीडियो बनाया था, फ्री वीडियो था, जून जुलाई में बनाया था, जब 100 के आसपास में चांदी के ETF का प्राइस था, उन्होंने बोला मैंने 35 से 40 लाख रुपए जो है आपके उस वीडियो को देख के बनाया। बहुत खुशी हुई मेरे मन को। फरवरी में उनका कॉल आया था, सही टाइम पे वो एग्जिट कर गए। मैं तो अभी भी सिल्वर में बना हुआ, ठीक है, क्योंकि मेरा लिया हुआ प्राइस बहुत नीचे है, पर बहुत लोगों ने बहुत पैसे बना के एग्जिट कर गए। मैं किसी को भी नहीं बोलता हूं कि मैं जो खरीद रहा हूं वो आप खरीदिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं दोस्तों। हो सकता है मैं आपको गलत सलाह दे रहा हूं, हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो, मैं आपको गलत बता रहा हूं, हो सकता है मैं बहुत ज्यादा लोभी दुष्ट कुछ भी हो सकता हूं और आपको गुमराह कर रहा हूं। इसीलिए मेरी बात को फेस वैल्यू पे नहीं लेना। आप खुद पढ़ें, लिखें, रिसर्च करें, उसके बाद ही कोई भी बाइंग या सेलिंग का डिसीजन लें। अब ये बात हुई, मैंने सोचा इस बात को एड्रेस करना जरूरी है क्योंकि बहुत लोग के फोन आ रहे थे कि सर कैसे आपको पता चला शुगर के प्राइसेस बढ़े हैं, कैसे लगा कि सरकार जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो मतलब हटा सकती है। ये सारी कहानी मैं सोचा आज एड्रेस कर दूंगा। आपको कमी होगी तो जाहिर सी बात है इंपोर्ट के द्वारा ही उस कमी को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। पर आपको मैं एक और फैक्ट, एक और फिगर के द्वारा बता देना चाहता हूं। देश 30 मिलियन टन शुगर कंज्यूम करता है। ऐसा माना जाता है एनालिस्ट द्वारा कि कम से कम 5 मिलियन टन जो है बफर में होना चाहिए। 5 मिलियन टन यानी 1/6, 30 मिलियन टन का यानी 16 से 17%। जब भी अक्टूबर 1 से नया क्रशिंग सीजन चालू हो, शुगर का सीजन चालू हो, तो देश की इन्वेंट्री में 5 मिलियन टन या उससे ऊपर का शुगर होना चाहिए। अभी बताया जा रहा है 3 मिलियन टन, 3.5 मिलियन टन होगा। अगर आपने 1 मिलियन टन इंपोर्ट भी कर लिया तो 4.5 मिलियन टन हुआ। कमी तो अभी भी बनी हुई है। खैर, शुगर पे बहुत बात कर ली, अब आते हैं गडकरी साहब पे और पॉलिटिकल बात पे। दोस्तों, गडकरी साहब जिस तरीके से एक एक करके बेवकूफियां करते चले गए, वो बहुत दिनों से नजर भी आ रहा था उन लोगों, बहुत सारे हमारे नागपुर के लोगों ने उनको समझाने का भी प्रयास किया
कि आप ये जो E20 पे बार बार जो है ये वक्तव्य देते हैं, ये आपके लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो। पर गडकरी साहब को किसी ने लड्डू दिखाया कि आप ये बताइए कि इथेनॉल का कंजम्पशन पेट्रोल में ब्लेंडिंग में हो रहा है, इसके कारण भारत का विदेशी मुद्रा कितना बच रहा है और सब उसका क्रेडिट ले जाइए। अब ये क्रेडिट ले जाने के चक्कर में इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी और अब ये बाप बाप करके सफाई दे रहे हैं जो कोई सफाई सुनने को तैयार नहीं है। ये बोल रहे हैं कि भैया इथेनॉल जो है वो तो ऑयल मिनिस्ट्री का है, सरदार से पूछो, हरदीप सिंह पुरी से, मेरे से क्यों आप सफाई मांग रहे हो, ये मेरा डिसीजन नहीं है, कैबिनेट का डिसीजन है। अरे हाँ, कैबिनेट का डिसीजन है तो आप काहे के लिए बार बार क्रेडिट लेने जा रहे थे गडकरी साहब? क्या जरूरत थी आपको बार बार क्रेडिट लेने की? क्रेडिट खाने के वक्त में आप, परंतु जहां आपके सर पे ठीकरा फूटने को आए तो वहां हाथ ऊपर कर दे। यह आपकी नहीं, ये पूरे भाजपा के नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा है कि आप लोग क्रेडिट लेने तो सबसे पहले आ जाते हो और यदि कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाए तो सबसे पहले भाग जाते हो कि नहीं 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 नहीं, पल्ला झाड़ लोगे, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो चीज है, अब दोस्तों देश के अंदर में हर मध्यम वर्ग से इतनी गालियां पड़ रही हैं गडकरी साहब को, हालांकि मेरा भी मानना उनको कोई लेना देना नहीं था। ये बेवकूफी किया उन्होंने, बहुत बड़ी भारी भूल की। किस महान राजनीतिक एडवाइजर सलाहकार की बात में आके इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, ये मुझे नहीं मालूम। पर मुझे इतना मालूम है कि इनको बहुत लोगों ने समझाया था कि आप बार बार ये E20 पे वक्तव्य देना बंद कीजिए। एक तो E20 पे इन्होंने खूब सारे वक्तव्य दिए, दूसरा दोस्तों ये जो बार बार हर मीटिंग में जाके बोलते हैं पूर्ति इंडस्ट्री मेरे बच्चे चला रहे हैं, बेटे चला रहे हैं, ये 1000 करोड़ के ऊपर की कंपनी बना दी है मेरे बेटों ने, ये जो वाहवाही लूटना और ये जो हर बार जाके बोलना, ये इनको अब कहीं भारी पड़ रहा है। एक नहीं कई समारोह में तो नागपुर में इन्होंने बोल दिया, नागपुर के बाहर कितनी बार बोला होगा मुझे नहीं मालूम, इलेक्शन की रैली में बोल डाला। अरे आपको बच्चों की तारीफ करना घर में कीजिए, हमको भी समझ में आता है और पूरे भारत को समझ में आता है कि 1000 करोड़ का टर्नओवर कहां से हुआ है, ठीक है। तो इसमें बार बार जो है क्रेडिट बच्चों को बहुत बड़ा बिजनेसमैन इलॉन मस्क बनाने की या जेफ बीजोस बनाने की जरूरत नहीं है। ये अगर बच्चे इतने समझदार रहते तो 2014 के पहले भी बहुत टर्नओवर कर सकते थे, तब तो आपकी कंपनी डूबने पे आ गई थी, तब क्यों नहीं टर्नओवर हो रहा था? सत्ता में आते ही अडानी भी खिल गए और भाजपा के हर लीडर के बच्चे भी खिल गए। तो ये जो है ये समझने, ये सबको समझ में आता है कि भैया कितना आप लोगों के पास में बिजनेस सेंस है और एंटरप्रेन्योर स्किल्स है। बार बार जाके आप जो अपनी तारीफ लेना, बच्चों की तारीफ करना, ये भारी पड़ रहा है कहीं ना कहीं। और दोस्तों अंदर की बात बता रहा हूं, कोई दूसरा यूट्यूबर आपको बताएगा नहीं, आरएसएस ने भी पल्ला झाड़ लिया गडकरी जी से। मोदी और अमित शाह को यह समझ में आ गया है कि अब इनका बीच बचाव करने ज्यादा लोग आएंगे नहीं। देवेंद्र फडणवीस ने वैसी नाक में दम कर रखा है इनके। तो ये जो इंटरनल फाइटिंग है, इस फाइटिंग में कहीं गडकरी साहब अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रहा है अमित शाह को। ध्यान से सुनिएगा, जिस तरीके से अमित शाह के ऊपर में कांग्रेस ने प्रेशर बना के रखा है, सारी विपक्षी पार्टियों ने प्रेशर बना के रखा है कि अमित शाह का तो इस्तीफा चाहिए। मैं खुद नागपुर में मैंने छात्रों के आंदोलन जो है उसको जाके देखा, बाहर से देखा, ऑब्जर्व कर रहा था और छात्रों से पूछने पे बोल रहे थे कि अमित शाह का राजीनामा झालाच पाहिजे, अमित शाह का इस्तीफा होना ही चाहिए। और अगर राहुल गांधी और कांग्रेस भी इस बात को नहीं मानेगा तो हम ये होने नहीं देंगे, हमको इस्तीफा चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे दोस्तों के ऊपर में पैलेट गन से अटैक करा है और छात्र बहुत क्रोध में थे। अब ये जो क्रोध है छात्रों का, ये क्रोध मध्यम वर्गीय परिवारों का भी क्रोध है E20 को लेके। ये कहीं क्रोध मिलके जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का, ये भाजपा के आला कमान में जो लोग बैठे हैं वो ना करें। वो मुझे लग रहा है गडकरी साहब अलग थलग पड़ गए हैं। बहुत हद तक उनकी बेवकूफियां, बड़बोलापन और ये क्रेडिट खाने वाला जो एक कल्चर है भाजपा के अंदर में, उसका बहुत बड़ा श्रेय जो है वो जाता है। उन्होंने खुद ही जो है उड़ता हुआ तीर जो है अपनी छाती में ले लिया है, जरूरत नहीं थी।
E20 जब आपको मालूम है कि ये हरदीप सिंह पुरी का डिसीजन होगा या कैबिनेट का डिसीजन होगा, तो बार बार मीडिया के सामने आके आपने क्यों वक्तव्य दिए? और उससे भी भारी बात ये पड़ गई कि इनके कई शुगर फैक्ट्रीज हैं, शुगर के काफी कई मिल्स हैं। हालांकि आपको यह भी बता दूं कि विदर्भा जो है वो वाटर स्कार्स रीजन है, यहां कोई शुगर केन का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता नहीं है, परंतु इनको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरह माना जा रहा है कि शुगर बैरन है, शुगर के दाम बढ़ेंगे तो इनको फायदा होगा, शुगर केन से इथेनॉल बनेगा तो इनको फायदा होगा। हो भी रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं हो रहा है, हो भी रहा है, परंतु इनसे कई गुना ज्यादा फायदा जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इनके लीडर्स को हो रहा है। पर ये होशियार है, कोई स्टेटमेंट नहीं देता। आज आप शुगर केन फैक्ट्रीज देख लो, शुगर फैक्ट्रीज देख लो महाराष्ट्र के अंदर में, महाराष्ट्र में रहता हूं, मुझे मालूम है बड़े बड़े कांग्रेस लीडर्स के नाम मैंने एक एपिसोड में बताया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के हैं, एक कभी स्टेटमेंट नहीं आ रहा, सब माला बनाने में लगे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं। स्टेटमेंट कौन दे रहा है? गडकरी जी। गडकरी जी इन सबके सिरमौर बन के घूमना चाहते थे, ये दिखाना चाहते थे कि देखो तुम सबका इंटरेस्ट सर्व करने के लिए मैं बैठा हूं यहां पे, आई विल टेक केयर ऑफ यू। अब इनका टेक केयर कौन करेगा? गडकरी जी का, जब वो अलग थलग पड़ रहे हैं। दोस्तों अंदर की चर्चा गर्म है कि अगली विकेट जो है वो गडकरी साहब की गिर सकती है। 2029 में तो पक्का इनको टिकट नहीं मिल रहा है। आज 2026 22 अगस्त को मैं बोल रहा हूं, 2029 में इनको टिकट नहीं मिलने वाला। और यदि उसके पहले ये सरकार गिर गई, जिसके आसार दिख रहे हैं, मोदी सरकार गिरने के आसार दिख रहे हैं, ये मुझे किसी ने नहीं कहा, ये मेरा आकलन है, हो सकता है कि अगले साल इस टाइम तक मोदी सरकार ना रहे, ये मुझे बहुत हद तक लग रहा है। क्यों लग रहा है? ये जब अगर नहीं रही तब मैं आपको बताऊंगा। जैसे मई में मैंने बोला था कि मैं शुगर की स्टॉक्स खरीद रहा हूं, उसके पीछे मेरा अपना एक रीडिंग, एक एनालिसिस था, वो सही साबित हुआ, तब मैंने आज आपके सामने बताया। ऐसी यदि अगले साल अगस्त तक ये सरकार नहीं रहती है तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें थी, वो सबकी आंखों के सामने था, पर उसको पकड़ के जो है वो डॉट्स कनेक्ट करना बहुत कम लोगों को आता है। तो दोस्तों ये डॉट्स कनेक्ट करते हुए मेरा ये आकलन है, मेरा ये भी आकलन है कि जल्दी गडकरी साहब कहीं के गवर्नर बने हुए दिखेंगे। यदि गवर्नर का पद उन्होंने नहीं स्वीकार किया तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने रहेंगे। 12 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और देश की बहुत सेवा की है, बहुत रोड्स बनाए हैं, सलाम उनको, वाकई में उन्होंने काफी काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंजाब हो, बिहार हो, कहीं भी जाओ, हमारे नागपुर को गडकरी जी के नाम से जाना जाता है, ये भी बात मैं स्वीकार करता हूं। पर गडकरी जी ने बहुत सारी चीजें गलत कर दी। उनके राजनीतिक परामर्शदाता, परामर्श देने वाले सलाहकार जो हैं, उन्होंने क्यों गडकरी जी को इस तरीके की सलाहें दी कि आज इस देश के मध्यम वर्ग के मुंह से हाय निकल रही है तो गडकरी जी के लिए निकल रही है। गडकरी साहब को सोचने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। दोस्तों मैं जो बोलता हूं वो मैं लिखित नोट्स फॉर्मेट में भी प्रोवाइड कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके नोट्स मांगे, मतलब रोज सुबह में उठता हूं तो 3-4 मैसेजेस रहते हैं और फिर दिन में बढ़ते बढ़ते 12-15 हो जाते हैं। मैं बहुत सारों को भेज भी देता हूं, मतलब बहुत सारों को क्या, सभी को भेज देता हूं, क्योंकि सभी पैसे डाल के मैसेज करते हैं, ठीक है। पर मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के अंदर पढ़ने की जो है वो एक संस्कृति डेवलप हो रही है। और आप लोग को जान के हैरानी होगी कि 90% जो है ये रिटायर्ड लोग हैं जो मेरे नोट्स पढ़ना चाहते हैं, 90% लोग। दोस्तों यदि आप लोग ये नोट्स पढ़ना चाहते हैं, टॉप 20 वीडियोस के मैंने नोट्स बनाए हैं जो मुझे टॉप 20 लगे हैं, वो मैं आप लोगों को जीमेल द्वारा भेज भी रहा हूं जो पैसे पे कर रहे हैं। यदि आप ये नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं। Thank you friends. Good night. Bye.